तो चलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम देखते हैं हरियाणा बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर में 2017 से लेकर के 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं और साथ साथ हम उन क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट है उसी की भी बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल वाटर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 नेगेटिव। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन ही पॉसिबल है +2 लेवल पर, sp3 और dsp2। अब अगर इनको देखें तो पहला ऑप्शन आपका चला गया, ये सी ऑप्शन भी चला गया। देखिए ये ऑप्शन है ना, गलत मिसप्रिंट हुआ है, ये एक्चुअली dsp2 है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो डी ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात होती है तो वहां पर दो तरह की ज्योमेट्री और दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं। मेनली एक sp3 जहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और दूसरा dsp2 जहां पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होती है। अब अगर हम 3D एलिमेंट की बात करें, कहां से, D0 से लेकर के जो भी मेटल या मेटल आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 से लेकर के D7 तक। अगर है D8 या D9 है और D10 है। देखिए D10 अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो डेफिनेटली वहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर D8 और D9 है तो यहां पर दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स बनने की इक्वल पॉसिबिलिटी है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और dsp2 से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब D0 से लेकर के अगर मैं D7 तक की बात करूं तो यहां जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो जनरली टेट्राहेड्रल होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं एक्सेप्शनली, आप मान लीजिए जैसे कोबाल्ट का है, कोबाल्ट CN4 2 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बाकी आपको मोस्ट ऑफ केसेस मिलेंगे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के मिलेंगे और जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब D9 और D10 को हमें देखना है। तो देखिए sp3 कब पॉसिबल होगा और dsp2 कब होगा। sp3 तब पॉसिबल होगा जब 3D का मेटल है और उसके साथ कोई वीक लिगेंड हो। अब वीक लिगेंड के लिए देखिए आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर सकते हैं, या जितने भी हैलोजन है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ऑक्साइड हो गया, थायोसाइनेटो S हो गया, ONO हो गया, ONO नेगेटिव, नाइट्रेटो O, इसके अलावा OH नेगेटिव हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सलेटो हो गया। इस तरह की वीक लिगेंड अगर 3D के मेटल के साथ है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 और D9 है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन 4D या 5D का मेंबर प्लस एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 मिलेगा। अभी एग्जांपल में एक बता देता हूँ आपको, जैसे PtCl4 2 नेगेटिव है, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम 3D 4D और 5D का मेंबर है। ये भी क्लोराइड के साथ है, बट ये मेंबर किसका है, 5D का है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2। सेकंड केस देखिए, 3D के साथ अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको
DsP2 मिल सकता है। जैसे कि मैं निकल का ये कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ NiCN4 2 नेगेटिव। अब आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था NiCl4 2 नेगेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, एक तो ये कॉमन है कि दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स है वो 3D के कॉम्प्लेक्स है। जो निकल है Ni2 पॉजिटिव है दोनों में ही, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है। यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, DsP2 है। जबकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा, इन लिगेंड में से मिलेगा आपको, और 3D का मेंबर है, तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वुड्स रिएक्शन के बारे में। अगेन आप देखेंगे कि वुड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप 3 रिएक्शन को साथ याद रखें। पहले आपकी वुड्स रिएक्शन हो गई, दूसरी आपकी फिटिंग रिएक्शन हो गई, थर्ड आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीनों को जब एक साथ याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। फर्स्ट जो रिएक्शन है वहां पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहां से NaX निकल जाएगा और दोनों एल्किल पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे हायर एल्केन बनती है। क्या बन रही है, हायर एल्केन। फिर जो फिटिंग रिएक्शन है उसमें एक आपका एल्किल हैलाइड होगा, जबकि सॉरी दोनों ही, मैं पहले ये समझा देता हूं आपको, वुड्स फिटिंग समझा देता हूं। वहां पर एक एल्किल हैलाइड होगा जो किसी एराइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, इस तरह से। तो यहां क्या होगा, जो एरिल और एल्किल पार्ट है ये दोनों जुड़ जाएंगे, जैसे इस केस में यहां पर टोलुइन बन रहा है। जबकि फिटिंग रिएक्शन में ये दोनों ही पार्ट आपके एराइल हैलाइड होते हैं। तो ये दोनों एरिल पार्ट आपस में जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग होती यानी फिनाइल ग्रुप होता तो ये दोनों फिनाइल हम जोड़ देते और बाई फिनाइल बना देते, इस तरह से। तो इन तीनों रिएक्शंस को आप एक साथ याद रखें। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था आपका सिंपल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन आपको पता है एक पॉलीसेकेराइड है जो कि डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से बनता है, और सेम इसकी स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसी होती है, जो सेल्यूलोज में आप पढ़ते हो एमाइलोपेक्टिन, उस जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, देखिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर मैं समझा देता हूं आपको कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये कहाँ आता है, ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर में जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वहां आता है। AB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू में मोलैलिटी। और क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, एक तो आपका इस KB का नाम हो गया, एक तो इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, दूसरा इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, सॉरी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तीसरा पूछा जा सकता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट निकालने के लिए देखिए KB इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा डेल्टा TB डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। अब ये तो टेम्परेचर है, केल्विन में होगा, और ये आपका होगा मोल पर केजी। सही ढंग से इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। तीसरा हो सकता है इसकी आपसे डेफिनेशन पूछे, तो देखिए डेफिनेशन बहुत आसान है। अगर मैं ये लिखूं कि इफ मोलैलिटी इक्वल टू 1, अगर मोलैलिटी 1 है तो डेल्टा TB दैट मीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है।
तो सिंपली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और आप ये भी बोल सकते हैं कि when 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent, then elevation in boiling point is known as molar elevation constant। सेकंड क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सारा खेल इस टेम्परेचर का है, सारा खेल इस टेम्परेचर का है। कैसे? ये रिएक्शन जनरली दो टेम्परेचर पर आपसे पूछी जाती है। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको ये लिखी मैंने, CH3CH2OH, यहाँ टेम्परेचर कितना है? H2SO4 है, टेम्परेचर है 413 केल्विन। तो ध्यान रखेंगे दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से आप वाटर एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? C2H5O C2H5 बनेगा, यानी ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में टेम्परेचर 443 केल्विन हो तो एक में से ही आप वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे। दैट मीन OH ये चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से चला जाएगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बनेगी। तो ध्यान देंगे इस रिएक्शन में सारा खेल इस टेम्परेचर का है। टेम्परेचर चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। एक टेम्परेचर में आपको और भी बताऊं तो जिसमें ये हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, ये वाला, ये तब बनता है जब टेम्परेचर 383 केल्विन, 383। तो एक रिएक्शन ना पड़े, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसलिए एक आपकी 413 केल्विन पर, दूसरा 443 केल्विन पर और थर्ड वन 383 केल्विन पर। ये तीनों रिएक्शंस को आप एक साथ पढ़ें। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी नेगेटिव आयंस है और बाहर भी नेगेटिव आयंस है। तो एक कॉम्प्लेक्स आपको ये सल्फेट आयन देगा जबकि दूसरा ये क्लोराइड आयन देगा, बाकी ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे सेम सा क्वेश्चन है, कोबाल्ट मैंने यहाँ पर लगाया H2O और मैंने यहाँ लिखा 5, एक मैंने यहाँ पर लिखा NO2, देन मैंने लिखा Cl2। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें बताओ ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो देखिए नेगेटिव आयन अंदर भी है, नेगेटिव आयन बाहर भी है, तो पहली आइसोमेरिज्म होगी यहाँ पर आयोनाइजेशन। सेकंड, नेगेटिव आयन बाहर है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, तो आप इसको हाइड्रेट या फिर क्या कह सकते हैं, सोलवेट, ये दूसरी आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। तीसरा, क्योंकि आपको पता है ये NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, और इस तरह के एम्बीडेंटेड लिगेंड जब प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म और होती है। तो अगर यही कॉन्सेप्ट, यही आपको ऑप्शन क्वेश्चन में अगर यही दिया होता आपको कि ये जो कॉम्प्लेक्स है कि आप बताइए ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, तो यहाँ डी ऑप्शन ऑल अबोव भी होता, कि जो भी आप ऊपर दी गई है वो सारी की सारी आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड द्वारा शो की जाती है। तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट इज प्रीफर्ड, कि कौन से रिएजेंट को आप प्रीफर करेंगे। तो देखिए आप एल्किल हैलाइड बना रहे हैं अल्कोहल से, तो मान लीजिए मैंने ये लिया C2H5OH, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई HX के साथ, मैंने ZnCl2 की प्रेजेंस में करवाई। ZnCl2 अनहाइड्रस लिया जाता है, अनहाइड्रस लिया जाता है, तो यहां बनेगा C2H5X प्लस वाटर।
क्योंकि ZnCl2 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वाटर की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज करता रहेगा ये। तो यानी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एल्किल हैलाइड मिलेगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा HX प्लस ZnCl2। ये आपको पता है, इसको हम ल्यूकास रिएजेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए, एक पहला ग्लाइसिन ही है, ठीक है, ये आप ग्लाइसिन, क्योंकि यहाँ पर कोई कायरल कार्बन नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अभी ये कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू बताइए किसकी, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की, दैट मीन आई की। अब याद करिए, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन हो रहा तो आफ्टर एसोसिएशन, और नीचे आ जाता बिफोर डिसोसिएशन। देखिए, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि भी मान लीजिए जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, तो जब नहीं हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल एक है, एक ही फॉर्मूला यूनिट है हमारे पास। लेकिन जब डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये आपको दो तो Al3 पॉजिटिव आयन देगा, प्लस 3 आपको सल्फेट आयन देगा। टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 5। तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 5। देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा की वैल्यू 1 हो, दैट मीन 100% डिसोसिएशन हो रहा हो, या 100% एसोसिएशन हो रहा हो, तब हम ऐसा मानते हैं। ग्लूकोज आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, टूटेगा ही नहीं। K2SO4 दो पोटेशियम देगा, एक सल्फेट देगा, एक क्लोराइड और एक सोडियम देगा। तो सबसे ज्यादा आयन कौन दे रहा है आपका, फर्स्ट, इसलिए आई की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगेन देखिए, कभी रिएक्शन को देख करके पता नहीं चलता है कि वो कौन सी ऑर्डर को फॉलो करेगी। तो ये मेमोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन है। पहला ही ऑप्शन इसमें है डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, या आप अमोनिया की डिकम्पोजिशन की बात कर सकते हैं, वो भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गाटरमान कोच रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, दो रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन आपकी जो इसमें पूछी गई है गाटरमान कोच, एक सिमिलर ही नाम है गाटरमान रिएक्शन। थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, किसकी रिएक्शन करवाते हैं यहां पर हम बेंजीन का फॉर्माइलेशन करवाते हैं एक्चुअली, कार्बन मोनोऑक्साइड AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बने। जबकि गाटरमान रिएक्शन में हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है कि सबसे पहले यहाँ पर फिनाइल इमीन बनता है, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बेंजल्डिहाइड ही देता है, यानी प्रोडक्ट दोनों में सेम है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज की जाती है, जबकि यहाँ पर HCN यूज किया जाता है। तो इसे गाटरमान कहते हैं और इसे गाटरमान कोच रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 2.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको मोल फ्रैक्शन पूछे गए हैं सोल्यूट के। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि भी 2.5 मोल तो जो है आपके वो सोल्यूट के हैं, जो कि 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम वाटर को मैं मोल निकाल लेता हूं, तो मैं लिखूंगा 55.5 मोल वाटर के अंदर डिजोल्व है। अब दोनों के जब आपके पास
मोल आ गए तो आप आराम से एक्स सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपका हो जाएगा सोल्यूट के मोल 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, दैट मीन 55.5 प्लस 2.5। और आपका आंसर देखिए इतनी छोटी वैल्यू ऊपर है तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0431। नेक्स्ट, कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करती है? तो देखिए पावर ऑफ एसी सोर्स, तो कंडक्टर जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो डीसी सोर्स काम में नहीं लिया जाता, एसी सोर्स काम में नहीं लिया जाता, डीसी सोर्स काम में लिया जाता है। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो आपका यहाँ पर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं विच अकम्पनीड विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए ये आपकी रिएक्शंस है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, देन अगर मैं यही रिएक्शंस करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करते हैं। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी भी ऑर्डर के लिए आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जा सकती है, तो हम कैसे निकालेंगे? रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको पता है रेट इज इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन, और पावर एन में लगा देता हूं, एन आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए है। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू हो जाएगा रेट, और रेट आपका क्या होता है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये आ जाएगा यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर है। आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की जो भी यूनिट होगी वो लिखेंगे 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। अब कंसंट्रेशन आपका होता है मोल पर लीटर, और इसके लगा देंगे अपने पावर 1 माइनस एन, टाइम को हम लेंगे सेकंड के अंदर तो पर सेकंड। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो एन की वैल्यू जीरो, एन जीरो हो जाएगा तो पावर 1 रह गई, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, पावर 0 है, दैट मीन ये आ गया 1, तो यूनिट आ जाएगी आपकी पर सेकंड। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो एन की वैल्यू होगी 2। जब यहाँ 2 लिखेंगे तो 1 माइनस 2 दैट मीन -1, -1 आते ही अंदर ये ऑपोजिट कर देंगे, दैट मीन पर मोल लीटर पर सेकंड। इस तरह से आप यूनिट कैसे निकाली हमने उस मेथड को समझिए। तो आपसे चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछे, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछे, थर्ड ऑर्डर के लिए पूछे, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछे, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब देखिए सिस ट्रांस बनने के लिए एटलीस्ट 2 डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए। अब यहाँ चारों के चारों लिगेंड सिमिलर हैं, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एक डिफरेंट है, पॉसिबल नहीं है। सेम यहाँ भी एक डिफरेंट है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए 2 लिगेंड आपके क्लोराइड हैं और 2 यहाँ पर ट्राई इथाइल फोस्फीन है, तो यहाँ पॉसिबल है। यानी मैं आपको बता दूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो MA6 टाइप के जो भी लिगेंड होंगे, यानी 6 के 6 लिगेंड बिल्कुल एक जैसे हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। MA5B है तो भी पॉसिबल नहीं है। MA4B2 अगर है तो यहां पॉसिबल है।
यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि ये दो डिफरेंट सेट बन गए, तो आप इनको या तो 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे या फिर आप 180 डिग्री के एंगल पर रखेंगे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल है। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक केवच। अब देखिए अगेन मैं इस रिएक्शन को अगर आपको समझाना चाहूँ तो जब भी आप, सॉरी एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई गई है एल्कोहलिक केवच के साथ। देखिए जैसे मैं एक रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूँ CH3 CH2 और Cl, मैंने यहाँ लिखा एक्वस केवच। सेम इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा, बट इस बार मैंने लिखा यहाँ एल्कोहलिक केवच। बस यहीं पर आपको समझना है कि अगर एक्वस केवच है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और एल्कोहल बनेगा, जबकि एल्कोहलिक केवच के केस में बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन यानी अगर ये कार्बन अल्फा है तो इस कार्बन को मैं बीटा कहूंगा, एक तो ये निकलेगा, एक यहां से H निकलेगा और बनेगी एल्कीन। तो देखिए थोड़ा सा फर्क है एक्वस और एल्कोहलिक, और प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। तो इस तरह की रिएक्शंस को आप एग्जाम में अच्छे से जरूर देखें। अब एल्कीन बनती है तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी? जो जब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो अब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन देगा? डेफिनेटली टर्सरी। टर्सरी से कम सेकेंडरी और सेकेंडरी से कम प्राइमरी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन मेरे से प्रिंट शायद नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एट 3 डिग्री एमीन, यानी जहां नाइट्रोजन के साथ तीनों ही एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। तो ये आपका देखिए ट्राई इथाइल एमीन हो गया, ट्राई इथाइल एमीन, ये आपका टर्सरी एमीन है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड सोलवेंट डज नॉट डिपेंड। देखिए सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को पूछा गया है, तो वहाँ प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी नेचर जो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा नेचर का फर्क पड़ता है, चाहे वो सोलवेंट की नेचर हो चाहे सोल्यूट की नेचर हो। किसका फर्क नहीं पड़ता? प्रेशर का। प्रेशर का रिमार्केबल इफेक्ट आता है जब आप गैस की सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं लिक्विड के अंदर। नेक्स्ट, द लो कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, एक एनोक्सिया के बारे में पढ़ते हैं और एक जो बैंड डिजीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जब हम ये सी लेवल पर है, सी लेवल से जब ऊपर गए, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर गए, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम होगी और माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। दैट्स वाई वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रह रहे हैं, और इसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। लेकिन जब आप डीप इन सी जाते हैं, जैसे स्कूबा डाइवर्स जो जाते हैं, तो नॉर्मली अपने साथ वो एक सिलेंडर को कैरी करके जाते हैं, और जैसे जैसे वो अंदर की तरफ जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। तो अगर वो नॉर्मल गैस का सिलेंडर लेकर के चले जाएंगे तो उस गैस के अंदर आपको पता है नॉर्मल जो हमारा एटमॉस्फेरिक है उसमें 78% के आसपास नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन अगर वो लेकर के चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हम सी लेवल पर रह रहे हैं तो नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी नहीं है, नाइट्रोजन घुलता नहीं है। लेकिन जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और नाइट्रोजन हमारे ब्लड में घुल जाएगी। अब वो यूटिलाइज तो होती नहीं है। जब आप वापिस सी लेवल पर आएंगे तो डिजोल्व जो नाइट्रोजन है वो बबल की फॉर्म में हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पेनफुल सेंसेशन होती है और इसे हम बैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है उससे कौन सा मेटल जो ऑब्टेंड नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली कैल्शियम नहीं कर सकते। इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, और इन तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल किसमें होता है? पॉजिटिव के अंदर होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपसे पूछा गया है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। तो नॉर्मली आप इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद करिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है ये। अब मान लीजिए ये मेरा ए रिएक्टेंट है और ये बदलना है प्रोडक्ट के अंदर। इनिशियल कंसेंट्रेशन में ए मान लेता हूं, तो 100% का मतलब क्या हुआ, ये जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। एक्स यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह ए मेंशन कर दूं तो के नोट टी, ये जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है, तो टी 100, तब ये टी को हम क्या बोल देंगे, 100% बोल देंगे। तो टी 100% इक्वल टू ए बाय के नोट, आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका रहा ए। द 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड प्रीफर टू अंडरगो, कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो कौन सी तरह की रिएक्शन देना चाहेंगे। देखिए दो रिएक्शन ही देते हैं, एक SN1 और एक SN2। इसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री SN1 का, और यहाँ होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये SN2 रिएक्शन देते हैं। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद 1 डिग्री एमीन गिव्स, ये क्या देंगे। तो अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड की बात करूं तो ये आपके एसिड एनहाइड्राइड, मैं एमीन के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, ये यहां से आपका HCl निकल जाएगा, क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O NHR, एमाइड बन गया। तो क्या देते हैं, ये एमाइड देते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी कॉन्सेप्ट था उसको मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल है, फर्स्ट बुक जो आपकी है, वहाँ से टॉपिक मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सप्लेन करूँ, या फिर आप ऑर्गेनिक के अंदर कुछ पढ़ना चाहोगे।